प्रविवरण। कंपनी के 3 महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं: पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम और प्रविवरण। पार्षद सीमा नियम कंपनी का एक आधारभूत, महत्वपूर्ण और अपरिवर्तनशील प्रलेख माना जाता है। ये कंपनी के उद्देश्यों को परिभाषित करता है और कार्यक्षेत्र की सीमा का निर्धारण करता है। इसमें कंपनी का नाम, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का स्थान, कंपनी जिन उद्देश्यों को लेकर के स्थापित की गई है वह प्रमुख उद्देश्य, कंपनी का दायित्व सीमित है या असीमित दायित्व का उल्लेख और कंपनी के पूंजी कुल कितनी पूंजी, अधिकृत पूंजी है उस पूंजी का उल्लेख और कंपनी के कौन कौन संचालक है उन संचालकों के नाम। ये पार्षद सीमा नियम में नाम, स्थान, उद्देश्य, दायित्व, पूंजी और हस्ताक्षर का उल्लेख किया जाता है। पार्षद सीमा नियम प्रत्येक कंपनी को बनाना अनिवार्य होता है, चाहे वह निजी कंपनी हो, चाहे वह सार्वजनिक कंपनी हो, चाहे वह सरकारी कंपनी हो या संयुक्त क्षेत्र वाली कंपनी हो। पार्षद सीमा नियम के अभाव में कोई भी कंपनी एक विधान द्वारा निर्मित कर्तव्य व्यक्ति का रूप धारण नहीं कर सकती है। पार्षद सीमा नियम में वो समस्त बातें लिखी हुई होती है जो एक प्राकृतिक मानव की जन्म पत्री में लिखी हुई होती है। इसलिए पार्षद सीमा नियम कंपनी की जन्म पत्री कहलाती है। पूरी जन्म का इतिहास लिखा हुआ होता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि पार्षद सीमा नियम को अपरिवर्तनशील प्रलेख इसलिए कहा जाता है कि इसमें परिवर्तन किया तो जा सकता है, लेकिन परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है वो अत्यंत जटिल है, क्योंकि इसमें कंपनी अधिनियम के प्रावधानों की पालना करनी पड़ती है और कई परिवर्तन करने के लिए हमें साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करने होते हैं और केंद्रीय सरकार की भी अनुमति लेना परम आवश्यक होता है। इसलिए पार्षद सीमा नियम को अपरिवर्तनशील प्रलेख माना जाता है। ये बाहरी व्यक्तियों के संबंधों का आधार भी माना जाता है, चाहे वह पार्षद सीमा नियम हो या अंतर नियम हो या प्रविवरण हो। तीनों ही प्रलेख बाहरी व्यक्तियों के संबंधों का आधार होते हैं और सार्वजनिक प्रलेख होते हैं। जो भी बाहरी व्यक्ति कंपनी के साथ अनुबंध करते हैं तो कंपनी एक चूंकि कृत्रिम व्यक्ति होने के नाते किसी भी बाहरी व्यक्ति के साथ स्वयं उपस्थित होकर के और अनुबंध नहीं कर सकती है, क्योंकि कंपनी का शारीरिक ढांचा नहीं होता बल्कि एक संगठनात्मक संरचना होती है। संचालक उसके मस्तिष्क होते हैं और सचिव उसके कान, आंख और हाथ होते हैं। इसलिए बाहरी व्यक्ति से ये आशा की जाती है कि उसने कंपनी के पार्षद सीमा नियम, अंतर नियम और प्रविवरण का अध्ययन कर लिया है। दूसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज आता है पार्षद अंतर नियम। पार्षद अंतर नियम कंपनी के पार्षद सीमा नियम के अधीन बनाया जाता है। यह पार्षद सीमा नियम में उल्लेखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और कंपनी के आंतरिक प्रबंध और संगठन व्यवस्था का संचालन करने के लिए पार्षद अंतर नियम में नियम और उपनियमों का समावेश किया जाता है। इसलिए पार्षद अंतर नियम कंपनी और उसके सदस्यों के अधिकार, कर्तव्यों और दायित्वों को परिभाषित करता है। कोई भी कंपनी उस सीमा के बाहर जाकर के कार्य नहीं कर सकती है। चूंकि कंपनी तो एक विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है, तो वो अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकती है। कंपनी को संचालित करने वाले संचालक, सदस्य, प्रबंधक और अंशधारी अपनी सीमा के बाहर कार्य करते हैं, अपने अधिकारों की सीमा के बाहर जाकर के कार्य करते हैं, तो इसके लिए कंपनी दोषी नहीं होती है, बल्कि उस कार्य को संपादित करने वाले व्यक्ति या अधिकृत व्यक्ति ही उसके लिए दोषी पाए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कंपनी एक विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, जिसको अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त होता है, जिसकी एक सार्वभौम मुद्रा होती है। कंपनी का अस्तित्व उसके सदस्यों के अस्तित्व से अलग होता है। कंपनी के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व अलग होते हैं और उसको संचालित करने वाले संचालक मंडल, सचिव, प्रबंधक, प्रबंध संचालक, अंशधारी, सदस्य और कर्मचारियों के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व अलग होते हैं।
तीसरा महत्वपूर्ण प्रपत्र आता है प्रविवरण। प्रत्येक कंपनी को अपने व्यवसाय का विकास और विस्तार करने के लिए, व्यावसायिक क्रियाओं को संपादित निष्पादित करने के लिए, नवीन उत्पादन विधियों और तकनीकों को अपनाने के लिए उनको कंपनी को पूंजी की आवश्यकता होती है। और ये कंपनी पूंजी जो है वह अपने अंशों और ऋणपत्रों का अभिधान करके, अंशों और ऋणपत्रों का विक्रय करके, निर्गमन करके और पूंजी एकत्रित करती है। इसलिए एक निजी कंपनी जो है निजी कंपनी अपनी जो पूंजी जो है वो कहां से एकत्रित करती है? अपने सदस्यों से एकत्रित करती है या फिर निकटतम व्यक्तियों से। जबकि सार्वजनिक कंपनी अपनी पूंजी एकत्रित करती है जनता से। इसलिए निजी कंपनी तो क्या है, प्रविवरण का निर्गमन नहीं कर सकती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी प्रविवरण का निर्गमन कर सकती है। एक निजी कंपनी को या सार्वजनिक कंपनी को अपनी पूंजी की जब आवश्यकता होती है व्यवसाय का विकास और विस्तार करने के लिए, नवीन उत्पादन विधियों और तकनीकों को अपनाने के लिए, नवीनीकरण करने के लिए, व्यवसायिक क्रियाओं का निष्पादन करने के लिए, तो अपने अंशों तथा ऋणपत्रों का अभिधान करके, प्रतिभूतियों का निर्गमन करके वो पूंजी एकत्रित करती है। तो प्रविवरण क्या है? प्रविवरण एक ऐसा, प्रविवरण से आशय एक ऐसे प्रपत्र से है या फिर एक ऐसे सूचना पत्र से है या फिर एक विज्ञापन से है जो किसी समामेलित संस्था द्वारा अंशों एवं ऋणपत्रों के अभिधान हेतु जारी किया जाता है। अंडर सेक्शन 270 भारतीय कंपनी संशोधित अधिनियम 2013 की धारा 270 के अनुसार प्रविवरण का से एक ऐसे प्रपत्र से है, एक ऐसे प्रपत्र से, एक ऐसे दस्तावेज से है, या फिर एक ऐसे सूचना पत्र से है, या फिर एक ऐसे विज्ञापन से है, या फिर एक ऐसे निमंत्रण या आमंत्रण पत्र से है जिसके माध्यम से कोई भी समामेलित संस्था यानी कोई भी कंपनी अपनी पूंजी एकत्रित करने के लिए क्या करती है? अपने अंशों और ऋणपत्रों का अभिधान विक्रय करने के लिए इसका निर्गमन करती है या जारी करती है। अपने अंशों या ऋणपत्रों का निर्गमन करने के लिए, अपनी प्रतिभूतियों का विक्रय करने के लिए जो प्रपत्र, जो सूचना पत्र, जो निमंत्रण पत्र, जो आमंत्रण पत्र या फिर जो विज्ञापन एक समामेलित संस्था या कंपनी द्वारा जो जारी किया जाता है वो कहलाता है प्रविवरण धारा 270 के अनुसार। इसकी विशेषता है यह एक सार्वजनिक प्रलेख है। प्रविवरण जो है वह निजी कंपनी को जारी नहीं कर सकती है, क्योंकि निजी कंपनी अपनी समस्त पूंजी अपने सदस्यों से एकत्रित करती है या अपने निकटतम व्यक्तियों से एकत्रित करती है, जबकि एक अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी अपनी पूंजी सामान्य जनता से एकत्रित करती है। इसलिए जनता को आकर्षित करने के लिए
सार्वजनिक कंपनी द्वारा प्रविवरण का निर्गमन किया जाता है। यह एक सार्वजनिक प्रलेख होता है, बाहरी व्यक्तियों के संबंधों का आधार होता है। यह अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी द्वारा जारी किया जा सकता है। यह लिखित होता है, मौखिक नहीं। प्रविवरण जो है वह लिखित ही होना चाहिए, मौखिक नहीं हो सकता है। इसमें उल्लेखित तिथि जो लिखी हुई होती है, उल्लेखित तिथि या दिनांक जो होती है वो प्रविवरण की प्रकाशन की तिथि कहलाती है। प्रकाशन की तिथि या दिनांक कहलाती है। प्रविवरण एक सार्वजनिक प्रलेख होता है, बाहरी व्यक्तियों के संबंधों का आधार होता है, जो सार्वजनिक कंपनी के द्वारा जारी किया जाता है। सामान्य जनता कंपनी की अपने वित्तीय स्थिति जो होती है कि कंपनी की कुल कितनी संपत्तियां हैं, कंपनी की कुल कितनी दायित्व हैं और कंपनी अब भविष्य में क्या करने वाली है, क्या क्या जोखिम आने वाली है, तो जनता इसका अध्ययन करके और आकर्षित होकर के और कंपनी के अंश और ऋण पत्र क्रय करते हैं। तो ये क्या माना जाता है? सार्वजनिक प्रलेख माना जाता है, जो कि बाहरी व्यक्तियों के संबंधों का आधार होता है। ये निजी कंपनी द्वारा जारी नहीं किया जा सकता, केवल अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी द्वारा ही इसका निर्गमन किया जा सकता है। प्रविवरण जो है वह लिखित रूप से होना चाहिए, मौखिक रूप से नहीं हो सकता है। प्रविवरण में उल्लेखित जो तिथि और दिनांक होती है वो उसकी प्रकाशन की तिथि कहलाती है। यह स्पष्ट व पूर्ण होना चाहिए। प्रविवरण में भारतीय कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप जो सूचनाएं, जो तथ्य सम्मिलित करना अनिवार्य होते हैं, वो समस्त सूचनाएं, तथ्य इसमें सम्मिलित किए जाने अनिवार्य होने चाहिए। इसलिए वो स्पष्ट होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, जनता को भ्रम में या गुमराह करने वाला नहीं होना चाहिए। ये कंपनी के संचालकों द्वारा हस्ताक्षरित व प्रमाणित होना चाहिए। प्रविवरण का निर्गमन करने से पूर्व रजिस्ट्रार, कंपनी रजिस्ट्रार के द्वारा पंजीयन करवाना अनिवार्य होता है, यानी कि ये पंजीयन होना भी अनिवार्य है। यदि प्रविवरण में कंपनी के द्वारा जारी किया गया प्रविवरण, यानी एक अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी द्वारा अपने अंशों और ऋण पत्रों के अभिदान हेतु जनता को आकर्षित करने के लिए जो प्रविवरण जारी किया जाता है, उस प्रविवरण में यदि कोई गलत सूचना, असत्य या मिथ्या वर्णन कर दिया जाता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं? असत्य कथन या मिथ्या वर्णन क्या कहलाते, कौन से कथन कहलाते हैं? ऐसे कथन जो जनता को गुमराह करते हैं,
या जनता को भ्रम में डालते हैं। ऐसी कोई सूचना या ऐसा कोई तथ्य या फिर ऐसा कोई विवरण जिससे कि जनता गुमराह हो जाती है, अंशों और ऋण पत्रों को उस विवरण से आकर्षित हो करके और जनता सार्वजनिक कंपनी के अंशों ऋण पत्रों का क्रय कर लेती है या भ्रम में पढ़ करके, और यदि अंशों ऋण पत्रों का विक्रय कर लेती है तो ऐसा कथन कहलाता है असत्य कथन या मिथ्या वर्णन। प्रत्येक ऐसा कथन या विवरण जो कि किसी संदर्भ व स्वरूप के संबंध में भ्रम पैदा करता हो या गुमराह करता हो, ऐसा कथन क्या कहलाएगा? असत्य कथन या मिथ्या कथन या मिथ्या वर्णन। प्रत्येक ऐसा कथन या विवरण जो कि प्रविवरण में सम्मिलित होने से छूट गया है, फलस्वरूप भ्रम पैदा हो गया हो या फिर गुमराह हो गए हो, प्रत्येक ऐसा कथन या विवरण असत्य कथन या मिथ्या वर्णन कहलाता है। यदि कोई कंपनी अपने प्रविवरण में किसी भी ऐसी कोई सूचना या ऐसा कोई कथन, ऐसा कोई विवरण जो कि जनता को भ्रम पैदा करने वाला हो या गुमराह करने वाला हो, तो उसके विरुद्ध, कंपनी के विरुद्ध क्या क्या उपचार उपलब्ध हैं, इसके प्रभाव या परिणाम। पीड़ित पक्षकार जो है वह अनुबंध का निरस्तीकरण कर सकता है। किसी व्यक्ति ने असत्य कथन या मिथ्या वर्णन से प्रेरित होकर के कंपनी के अंश और ऋण पत्र क्रय कर लिए हैं और यदि वह न्यायालय में इस बात को सिद्ध करने में सफल हो जाता है या सक्षम होता है कि उसने असत्य कथन या मिथ्या वर्णन से प्रेरित होकर के और कंपनी के अंश या ऋण पत्र क्रय किए हैं, तो ऐसे स्थिति में पक्षकार, पीड़ित पक्षकार जो है वह अनुबंध को निरस्त कर सकता है। क्षतिपूर्ति, ऐसे पक्षकार को यदि किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो उस अंशधारी को मूलधन प्लस अधिनियम द्वारा निर्धारित ब्याजमय राशि लौटाने के लिए कंपनी उत्तरदायी होती है। चूंकि कंपनी तो एक कृत्रिम व्यक्ति है, इसलिए प्रविवरण जारी कंपनी नहीं करती है, बल्कि कंपनी को संचालित करने वाले व्यक्ति यानी कि संचालक या अन्य कोई अधिकृत व्यक्ति करता है। तो जो अधिकृत व्यक्ति होता है वह पीड़ित पक्षकार को क्षतिपूर्ति का भुगतान करता है। नेक्स्ट आता है संचालक, प्रवर्तक
और विशेषज्ञ के विरुद्ध उपचार। कौन कौन? कंपनी का प्रत्येक संचालक, ऐसा संचालक जिसने संचालक बनने की सहमति दे दी हो। कंपनी के प्रवर्तक, कंपनी के विशेषज्ञ, और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो प्रविवरण जारी करने के लिए या प्रविवरण के निर्गमन के लिए अधिकृत था। ऐसे व्यक्ति इन कार्यों के लिए दोषी होते हैं। कौन कौन? कंपनी के प्रत्येक संचालक जो प्रविवरण के समय कंपनी के संचालक पद पर नियुक्त थे, और ऐसे प्रत्येक संचालक जो कंपनी के प्रविवरण के निर्गमन के पूर्व अपने संचालक पद पर बनने की सहमति दे दी हो। कंपनी के प्रवर्तक, कंपनी का प्रत्येक विशेषज्ञ और प्रविवरण का निर्गमन करने के लिए प्रत्येक अधिकृत व्यक्ति असत्य कथन और मिथ्या वर्णन के लिए दोषी होते हैं। इसके क्या उपचार हैं? पहला है क्षतिपूर्ति। असत्य कथन और मिथ्या वर्णन के परिणाम स्वरूप पीड़ित पक्षकार को जो क्षति होती है वह क्षतिपूर्ति इस संचालक, प्रवर्तक या अधिकृत व्यक्ति से पीड़ित पक्षकार को भुगतान करने के लिए कहा जा सकता है। नेक्स्ट आता है कपटपूर्ण तथ्यों के लिए या कपट के लिए। यदि कोई संचालक या कोई प्रवर्तक या कोई विशेषज्ञ या फिर कोई अधिकृत व्यक्ति जो प्रविवरण का निर्गमन करने के लिए अधिकृत था, यदि ऐसा व्यक्ति जानबूझ करके धोखा देने के लक्ष्य से या अनुचित लाभ कमाने के लक्ष्य से कोई प्रविवरण में असत्य कथन या मिथ्या वर्णन करता है, तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को 6 माह की कारावास और अधिकतम 10 माह की कारावास और क्षतिपूर्ति यानी कि आर्थिक दंड देकर के दंडित किया जा सकता है, या दोनों दंड देकर के दंडित किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक हित में कोई प्रविवरण में कपटमय विवरण देता है, सामान्य जनता को धोखा देने के लक्ष्य से, अनुचित लाभ कमाने के लक्ष्य से कोई कपटमय विवरण देता है या असत्य कथन देता है, तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक दोषी व्यक्ति को, प्रत्येक संचालक को या ऐसे प्रवर्तक को या ऐसे विशेषज्ञ को या ऐसे अधिकृत व्यक्ति को 3 वर्ष की कारावास की सजा या आर्थिक दंड या दोनों दंड देकर के दंडित किया जा सकता है।